हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस। ये क्लास हमारी जो है, ये क्लास हमारी मास्टर क्लास होने वाली है एंड ये एक रिवीजन क्लास होगी। तो प्लीज़ आप इसको बस रिवीजन क्लास के तौर पे ही अटेंड करें, क्योंकि ये इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, बट हम लोग इसमें उतनी गहराई में यहाँ नहीं जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन देखिए, एक सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है वो मिक्सचर जिसमें आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग अलग बांट नहीं सकते। जैसे अगर हम पानी में रेती डाल देते हैं तो उसमें हम दोनों को अलग अलग देख पाते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो वो हमारा हो जाएगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ओके, हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आप दोनों को हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे सैंड एंड वाटर। ओके, सैंड एंड वाटर एक एग्जांपल है इसका। उसके बाद अगर सॉलिड में बात की जाए, और पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड वाटर, एक्चुअली पेट्रोल एंड वाटर आप अगर देखेंगे तो पेट्रोल एंड वाटर कभी मिक्स नहीं होते, क्योंकि पेट्रोल की डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। पेट्रोल वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, उसके साथ कभी मिक्स नहीं होगा। अब सॉल्यूशन क्या है हमारा? सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर, जैसे मैंने पहले बताया, होमोजेनियस होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस में आप जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा? ए मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड और आर मिक्स्ड इन ए प्रॉपर रेशियो और क्वांटिटी। इसका हमारा जो एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल हमारा आएगा, आप मिल्क मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर एक मिक्सचर है, इसमें आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, पता भी नहीं चलता है कि वाटर। उसके बाद जो हमारे एलॉय होते हैं वो भी एक सॉल्यूशन है और मिक्सचर है। वो सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर है। ओके, तो फिर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो गए। फिर आपको हमारा जो एयर है वो भी एक मिक्सचर है एक्चुअली। एयर में हमारे बहुत तरह के गैसेस मिलते हैं, बहुत तरह के गैसेस मिलते हैं, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, N2, उसके बाद CO2, और भी बहुत तरह के गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स अभी रहते हैं। ये हमारा जो एयर है ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर ही है। ओके, तो इस चैप्टर में हम एक्चुअली पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशंस हम उन्हीं को पकड़ेंगे जो होमोजेनियस मिक्सचर है, उन्हीं को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। अब सॉल्यूशन भी बहुत टाइप्स के होते हैं, बट हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ओनली। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन यानी एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। अब सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है स्मॉलर क्वांटिटी में, प्रेजेंट होता है स्मॉलर क्वांटिटी में। अब स्मॉलर क्वांटिटी कैसे हम जानेंगे कौन सा प्रोडक्ट स्मॉलर क्वांटिटी में है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में है? तो यहाँ पे हम क्वांटिटी देखेंगे मोल से। जिस सब्सटेंस के मोल ज़्यादा होंगे वो होगा सॉल्वेंट, जिस सब्सटेंस के मोल कम होंगे वो होगा सॉल्यूट। ओके, ये तो बेसिक से आपको पता ही होगा कि सॉल्यूट हमेशा जो कम सब्सटेंस होते हैं उनको कहा जाता है, और सॉल्वेंट जो ज़्यादा सब्सटेंस होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। और यहाँ पे एग्जांपल ग्लूकोज और वाटर। देखिए, ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो उसमें हमारा ग्लूकोज जो होता है वो सॉल्यूट होता है, और सॉल्वेंट वाटर होता है, क्योंकि वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट। ओके, देखिए, सॉल्यूशन है मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। मतलब आप सॉल्यूशन में अगर देखेंगे तो आपको हर जगह सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मिलेंगे, यूनिफॉर्म रहेगा हर जगह। अब हमारे सॉल्यूशंस की बहुत 9 टाइप्स के टोटल सॉल्यूशन है, तो मैंने कुछ कुछ एग्जांपल यहाँ पे डाले हैं। तो सॉल्यूशंस में फर्स्ट सॉल्यूशन में गैस एंड प्लस गैस। गैसीय सॉल्यूशन में क्या क्या है हमारे पास? देखिए, गैस प्लस गैस, लिक्विड एंड गैस, और सॉलिड इन गैस। मतलब गैस में हमने गैस को डिसॉल्व किया है, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों गैस है। गैस में हमने सॉल्वेंट को डिसॉल्व किया है, गैस में हमने लिक्विड को डिसॉल्व किया है। मतलब यहाँ पे हमने लिक्विड को गैस में डाला है, गैस में मिक्स किया है और सॉल्वेंट बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है। उसी तरह सॉलिड को भी हमने गैस में डिसॉल्व किया है और सॉल्यूशन बनाया है। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स है। जैसे गैस प्लस गैस, एयर में हमारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड इन गैस नाइट्रोजन
क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म आपका हमारा नाइट्रोजन में हम डाल सकते हैं। कैम्फोर इन नाइट्रोजन, ये भी एक एग्जाम्पल है। फिर हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस में एग्जाम्पल से कुछ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड। फिर सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन हम ज़्यादातर इंसान हम लोग को लगता है कि हमारे जो सॉल्यूशंस है वो गैसियस एंड लिक्विड में ही होते हैं, बट हमारा ऐसे भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है जो गैस सॉलिड सॉलिड मतलब उसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड है और आपका जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड है। इसमें से बेस्ट एग्जांपल ये है कॉपर इन गोल्ड। आपको पता ही होगा कि गोल्ड की प्योरिटी होती है जो कैरेट में होती है, जैसे 22 कैरेट, 23 कैरेट कैरेट में। तो जब हम लोग 22 कैरेट करते हैं, कहते हैं कि गोल्ड 22 कैरेट है, तो इसमें 22 आउट ऑफ 24 पार्ट गोल्ड का होता है और जो बाकी 2 पार्ट है, जो 2/24 पार्ट होगा वो हमारा कोई और मेटल जैसे कॉपर हो सकता है, फिर हमारा सिल्वर भी हो सकता है। ओके, आई होप ये क्लियर है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इससे प्लीज़ आप लोग रिवाइज कीजिए, इससे 1 मार्क जरूर आ सकते हैं। तो सॉल्यूशंस में उसके बाद हमारे पास है कंसंट्रेशन टर्म्स। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन लिखा है, बट कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब एक सब्सटेंस में आपकी वो क्वांटिटी कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो हमारे पास एक्चुअली 3 यहाँ पे पड़े हैं, ये होते हैं कॉमन। वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज में होगा आपका मास परसेंटेज जो है, मास ऑफ द कंपोनेंट। मास परसेंटेज में आपको मास ऑफ द कंपोनेंट लेना है, यानी मास ऑफ द सॉल्वेंट और टोटल मास उस सॉल्यूशन का। मैं समझाता हूँ, वेट, एक मिनट। मास परसेंटेज जो होता है उसमें आप मास ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल मास इंटू 100% करेंगे। ओके, बाय टोटल मास इंटू 100%। अब 100%, अब मास ऑफ द कंपोनेंट होगा आपका सॉल्यूट, यानी मास ऑफ द कंपोनेंट जो है वो आपका सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट। ऐसा नहीं है कि मास ऑफ द कंपोनेंट, यानी एक सॉल्यूशन में तो 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर आपको सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो आप सॉल्यूट कर दीजिएगा, सॉल्यूट का मास दीजिएगा, और सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट। ओके, फिर टोटल मास, टोटल मास मतलब मान लीजिए मेरे पास 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, नहीं देख, हाँ ठीक है, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो ये होगा टोटल मास, मतलब 80%, 80 ग्राम मेरे पास सॉल्वेंट है और 20 ग्राम सॉल्यूट है। ये डिफरेंट भी हो सकता है, आपको पता ही होगा। तो ये दोनों को प्लस जब करेंगे तो टोटल सॉल्यूशन का मास हमारा 100 जो है वो हमको इंटू 100% करना है। ओके, सी मास ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल मास इंटू 100। ओके, सेम उसी तरह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, 35 वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100। और पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन आपका बहुत, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है, एक मिनट, मिलियन का मतलब होता है कि 10⁶। ओके, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि एक कंपोनेंट 1 मिलियन पार्ट में उसका कितना पार्ट है, मतलब 1 मिलियन में के पार्ट में एक कंपोनेंट कितना भाग में प्रेजेंट है। ओके, ये हमारा यूज़ होता है आपका पॉल्यूशन को ट्रैक करने के लिए, और नदियों में जैसे हमारे कितना पॉल्यूशन हुआ है, जैसे लेड मेटल्स या जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कितना प्रेजेंट है, उनको भी इसी मात्रा में ट्रेस किया जाता है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और O2 इन सी इज 5.8 ppm, मतलब पर मिलियन पार्ट में 5.8 पार्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज़ इन्हें एक बार रिवाइज जरूर कर लें। मैं ये PDF भी किसी को अगर चाहिए तो ज़रूर प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ कमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलारिटी एंड मोलारिटी, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इन्हें अलग से रखा है। अब देखिए मोलारिटी कैसे निकलता है, मोलारिटी का मतलब क्या है। मोलारिटी का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मतलब यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ लीटर में ही लेना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का जो
सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 2 है और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ml। तो आप इसको ऐसे मोल 2/100 नहीं बढ़ा सकते, इसको आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, 1000 करना ही पड़ेगा, तभी आपका करेक्ट मोलरिटी आएगा। ओके, और मोलरिटी का फॉर्मूला भी सेम है, बट इसमें जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का जो मास है वो लेना है और इन केजी। ओके, ग्राम में नहीं ले सकते, इसको आपको केजी ही लेना पड़ेगा, तभी ये सही आएगा। अब इसमें जो एक क्रिटिकल डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो मोलरिटी है, जो मोलरिटी है ये आपका जो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, और जो मोलरिटी है ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है। और वो सा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मोलरिटी में हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं और वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम घट जाएगा, तो फिर तब हमारी मोलरिटी भी वेरी करेगी। ओके, तो यहाँ पे और मास कभी भी टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंट नहीं होती है, मास हमेशा हर टेम्परेचर पर सेम ही रहेगी। मैंने यहाँ पे उसको नोट भी किया है। क्रिटिकल डिफरेंस आप अगर देख पा रहे हैं नीचे, वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, मास डज नॉट, देयरफॉर मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बट मोलरिटी इज नॉट। ओके, तो और एक कंसंट्रेशन टर्म्स लास्ट हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है एक सॉल्वेंट में, एक सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट है। ओके, देखिए जैसे एक सॉल्यूशन है जिसका एक सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 मोल और सॉल्यूट प्रेजेंट है 2 मोल। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट निकालना होगा तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स, मतलब 1/3। और एक सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आएगा वो हमेशा ही 1 है, मतलब इसको ऐसे नहीं, x प्लस एक्स बी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों का प्लस करके 1 ही आंसर आएगा। ओके, और ये कब काम आएगा हम लोग का, सुपर यूजफुल फॉर गैस मिक्सचर कैलकुलेटिंग वेपर प्रेशर, वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला, प्लीज़ सुपर यूजफुल, इसको आप ज़रूर रिवाइज करें। ये फॉर्मूला जो मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स ये बेसिक है इस चैप्टर के, इनको प्लीज़ आप रिवाइज करें प्लीज़। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी अब मैं कह रहा हूँ आप नोट कीजिए। सॉल्युबिलिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन एन सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड अ पर्टिकुलर प्रेशर। ओके, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रेशर और टेम्परेचर के साथ भी वेरी करती है। टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट, अगर सॉलिड पार्टिकल है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है बढ़ जाएगी, केस में वो घट जाएगी, और प्रेशर भी सॉल्युबिलिटी को वेरी करती है। अब सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व्ड, लाइक मतलब जो लाइक पार्टिकल्स होंगे वही उनको डिसॉल्व करेंगे। जैसे जो पोलर पार्टिकल्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, और उसी प्रकार जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होंगे। अब जो हम सॉल्यूशन में जब कोई सॉल्यूट को हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो 2 प्रोसेस की तरफ गुजरता है, लाइक डिसॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वो सॉल्यूट होते भी रहता है और क्रिस्टलाइज भी हो जाता है। क्रिस्टलाइज मतलब वो वापस क्रिस्टल फॉर्म में फॉर्म होते रहता है, वापस वो डिसॉल्यूट होते रहते हैं। बट जब एक सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम आ जाता है तो रेट ऑफ डिसॉल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइज सेम हो जाता है, और कोई मोर सॉल्यूट हम उस पर नहीं डाल सकते। इस टाइम को जब मोर और सॉल्यूट आप उस पर डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप एक उस सॉल्यूशन में और आप उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप ट्राई करते हैं तो वो सॉल्यूट एज ए प्रेसिपिटेट नीचे जमा होते रहेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेनरी लॉ। तो सबसे फर्स्ट हमारा हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या है। हेनरी लॉ स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड। ओके, तो पार्शियल प्रेशर, एक जब कोई लिक्विड होता है तो इसके ऊपर एक प्रेशर लगता है, इसके सरफेस पे एक प्रेशर हमेशा रहता है। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ये जो सॉल्वेंट, इसके जो गैस रहेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया पे जो गैस रहेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई गैस है तो उसका सॉल्युबिलिटी जो होगा इस लिक्विड में वो इस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका मतलब होता है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। X यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, वही है।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को ही हम लोग सॉल्युबिलिटी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और केएच इज हेनरी लो कांस्टेंट. अब वन इम्पोर्टेंट थिंग, जो हेनरी लो होता है, वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हेनरी लो जो हेनरी कांस्टेंट है ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गए, टेम्परेचर से डिपेंड करता है और टेम्परेचर से ये इनवर्सली डिपेंडेंट. ओके. एंड फॉर गैस सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब गैस में आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा उसका सॉल्युबिलिटी घटता रहेगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी फॉर गैस ऑनली. ओके. सॉलिड्स में इसका उल्टा होता है. तो इससे और एक कंक्लूजन निकलता है कि जो कैच है ये भी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है. मतलब एक सॉल्ट लिक्विड के लिए, एक गैस के लिए, लिक्विड के लिए जितना ज़्यादा केएच की वैल्यू बढ़ेगी उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही ज़्यादा घटेगा. सिंपल, वेरी सिंपल. अब अब हेनरी लो का एक स्पेशल केस है राउल्ट्स लॉ. राउल्ट लॉ यूज होता है आपके जो वेपर प्रेशर जो होते हैं, एक जो वेपर प्रेशर का मतलब सबसे पहले समझो, जो वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड होता है जो इजीली वेपर बन जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल. ओके. उनके पार्टिकल्स एक प्रेशर देते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है जिसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर. मतलब जब वो वेपर की फॉर्म में एवोपरेट होते हैं तो उनका एक जो फॉर्म में जब एवोपरेट होते हैं उनका एक प्रेशर रहता है, एक प्रेशर चलता है, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं और ये हर एक वॉलेटाइल लिक्विड के लिए वैलिड है. और जो वेपर प्रेशर होता है वो उनके पार्टिकल से भी डिसाइड होता है. जैसे अगर टू पार्टिकल्स है तो दोनों के पार्टिकल प्रेशर अलग अलग होंगे. जैसे P1 मतलब पार्टिकल 1 प्रेशर इज P01 डॉट x1. मतलब सॉल्युबिलिटी प्लस P01 ये होता है जब वो प्रेशर मतलब लिक्विड में नहीं था तो उसका इनिशियल जो प्रेशर रहता है उसे हम P01 से रिप्रेजेंट करेंगे. ये फॉर्मूला प्लीज़ 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 आप लोग को याद कीजिए. और यहाँ पे लिखा भी है हेनरी लो इज जस्ट ए स्पेशल केस ऑफ राउल्ट लॉ वेयर AH becomes P01. If you can't understand, sorry, AH X case or P01 X case. You can clearly see the difference. Okay. Sorry for my bad handwriting. I am recording on the phone, so please cooperate if possible. अब क्या होता है जब हमारा वेपर प्रेशर है वो तो वॉलेटाइल लिक्विड में प्रेजेंट होता है. ओके. लेकिन जब आप उस वॉलेटाइल लिक्विड पे कोई नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस या सॉल्यूट मिक्स कर दोगे तो हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर लोअरिंग. जैसे इसमें आप देख सकते हो कि जो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है जब इधर, और ये सर्कल जो डॉट से ये वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, मतलब वॉलेटाइल प्रोसेस के लिक्विड पार्टिकल्स हैं, इनमें आप देखिए वेपर प्रेशर कितना ज़्यादा है. ओके. बट वहीं पे जब आप सॉलिड पार्टिकल्स डाल देते हो, जो नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स डाल देते हो तो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा ही घट जाते हैं. इस फेनोमेनन को हम वेपर प्रेशर लोअरिंग के रूप से जानते हैं. और इसका रीज़न यही है कि जो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, जो नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स होते हैं वो वॉलेटाइल पार्टिकल्स को रोक देते हैं उनके वेपर प्रेशर बाहर भेजने से. लिखा भी है नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल फिजिकली ब्लॉक द सरफेस एरिया, फ्यूअर सॉल्वेंट पार्टिकल एस्केप, वेपर प्रेशर डिक्रीज. अंडरस्टूड. अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो है आइडियल सॉल्यूशन. सबसे पहला तो आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, द सॉल्यूशन दैट ऑपरेट द राउट फ्लो एक्टिवली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. हर कंसंट्रेशन पे राउट फ्लो को फॉलो करें. अब राउट फ्लो से मैं एक्सप्लेन करूँगा. एक सॉल्यूशन में दो पार्टिकल्स होते हैं, राइट. लेट देन बी ए एंड बी. लेट ए बी सॉल्यूट एंड बी बी सॉल्वेंट. ओके. जब ये दोनों सॉल्यूशन में तब ए बी होगा. जब दो पार्टिकल्स हैं, जब ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, ए मतलब चीनी, अगर मान लीजिए मैं चीनी एग्जांपल लो, ये चीनी है तो चीनी में पार्टिकल से जो मिल रहेंगे सॉल्यूट. फिर बी वाटर, तो वाटर पार्टिकल से जुड़े रहेंगे. आपको पता है कि दो पार्टिकल से कैसे जुड़े रहेंगे. और जब सॉल्यूशन बनेगा तो ये ए बी सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब ए बी पार्टिकल्स हो जाएगा. अब जो राउट लो होता है, राउट लो के हिसाब से
जो ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इक्वल टू होगा ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एंड बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा। ओके कहाँ गया? आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट इज इंथैल्पी। जो इंथैल्पी चेंज का मतलब होता है कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ मिक्स करोगे तो जब सॉल्यूशन फॉर्म होगा ना उससे सॉल्यूट हीट जनरेट होगा, यानी ना इससे हीट वो अब्सॉर्ब करेगा और ना ही हीट रिलीज करेगा। मतलब डेल्टा एच ज़ीरो का मतलब यही है कि ना कोई हीट रिलीज होगा ना कोई हीट अब्सॉर्ब होगा। और डेल्टा वी मिक्स वॉल्यूम, डेल्टा वी फिक्स वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो टोटल सम है, जो वॉल्यूम है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम रहेगा उन दोनों का सम सेम ही होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड है तो राउल फ्लो वर्क्स परफेक्टली। इसी कंडीशन में राउल फ्लो परफेक्टली वर्क करता है। अब ये तो हुई आइडियल सॉल्यूशन की बात, बट रियल लाइफ में आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते हैं। रियल लाइफ में होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले और एक होते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, मैंने दोनों का डिफरेंस बना लिया है। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो हायर देन प्रिडिक्टेड, मतलब हम लोग जो वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट करते हैं वो उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर हमें मिलता है। नेगेटिव डेविएशन में होता है कि जो वेपर प्रेशर हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम वेपर प्रेशर मिलता है। एक्चुअली ये क्यों होता है? पॉजिटिव डेविएशन में देखिए जो ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्लस बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हो जाता है आपका स्ट्रॉन्गर। मतलब पहले पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन था वो ज़्यादा था, बट सॉल्यूशन बनने के बाद वो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स रहा वो घट गया। जैसे यहाँ लिखा भी है ए बी फोर्स ऑफ वीकर देन ए बी बी। सिमिलरली उसका ऑपोजिट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब पॉजिटिव डेविएशन ए बी तो ईजियर टू एस्केप। ऑब्वियसली जब इंटरमॉलिक्यूलर हमारा अट्रैक्शन घट जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट जाएगा तो ईजियर टू एस्केप होंगे। जब इंटरमॉलिक्यूलर एस्केप बढ़ जाएगा तो हार्डर टू एस्केप होंगे, वो एस्केप नहीं कर पाएंगे स्ट्रॉन्गर फोर्स के कारण। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल में इथेनॉल एसीटोन और नाइट्रिक एसिड और वाटर है। जैसे आप 2000 और एग्जाम्पल जरूर देखिए, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 1 मार्क में आएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स क्या होता है कि दो सब्सटेंस है जिन्हें आप दो कंपोज सब्सटेंस है, दो एक सॉल्यूशन है जिसमें दो सब्सटेंस है, उनको आप कांस्टेंट एक कंडीशन टेम्परेचर में उसको आप एक्चुअली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्यों सेपरेट नहीं कर सकते? इसका भी ये भी रीजन क्यों सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि मान लीजिए एक ए सॉल्यूट है, एक ए सॉल्यूट है जिसका मतलब वेपर प्रेशर है 34 डिग्री और बी सॉल्यूट है जिसका है 40 डिग्री। मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट है, 34 डिग्री पे ए बॉइल होगा, 40 डिग्री पे बी बॉइल होगा। अगर आप इनको अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे तो 34 डिग्री पे हमारे जो ए सब्सटेंस है वो सॉल्यूट ही रहेगा, मतलब वो वेपर हो सकता जाएगा जिससे हम उसे सेपरेट कर पाएंगे। ओके, मतलब ये अलग अलग होंगे। और 40 पे 40 वाला सॉलिड रहेगा, मतलब वो बॉयल नहीं करेगा। बट एजियोट्रॉप्स क्या होता है कि एजियोट्रॉप्स में क्या होता है कि आप इन दोनों को मिक्स, मान लीजिए इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया और एक जो आपके पास सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर आ गया 33 डिग्री, उसका वेपर प्रेशर आ गया 88 डिग्री। ओके, 88 डिग्री, 33 88 डिग्री। इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो सब्सटेंस है वो बॉइलिंग शुरू, मतलब ये जो आपका नया सॉल्यूशन है वो बॉयल तो करेगा 88 डिग्री पे, बट ये दोनों जो पर्टिकुलर सॉल्यूट्स हैं
इनका तो पहले ही रीच कर जाएगा, मतलब ये बॉईल करने से पहले ही इनका बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाएगा 34 पे ही वो सॉल्यूशन ए आपका बॉईल करके एवेपोरेट हो चुका होगा, पी भी आपका एवेपोरेट होके जा चुका होगा। तो इस कारण हम लोग इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाते, और ऐसे सॉल्यूशंस ऐसे मिक्सचर्स को कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। इनके भी 2 टाइप्स होते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग, जो मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं वो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग। एग्जाम्पल प्लीज, एग्जाम्पल याद करिए। अब हमारे पास है सेकंड लास्ट टॉपिक एक्चुअली, पॉलीगेटिक प्रॉपर्टीज। पॉलीगेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, ना कि किसी सब्सटेंस के आइडेंटिटी पे। मतलब हमारे पास NaCl है और NaCl है और KCl है, तो इनकी जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होगी दोनों की सेम होगी। ओके, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1+1 और 1+1, मतलब ये जब ब्रेक होंगे तो Na+Cl 2 KCl 1+1 2 में ही ब्रेक होंगे। ओके, इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज पे ये डिपेंड नहीं करेगा, ये इनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे 4 हमारे पास पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है। रिलेटेड आर LVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम जल्दी से फिनिश करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये है आपका फॉर्मूला। रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर का मतलब है जब आप किसी सब्सटेंस में कोई जैसे हमने पढ़ा नॉन वाटर सब्सटेंस में नॉन वाटर सब्सटेंस डालेंगे तो उसके वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग होगा, मतलब मान लीजिए पहले उसका वेपर प्रेशर था 300 ATM से 200 ATM आ गया, तो उसका वेपर प्रेशर फिर बाद में घट जाए, वो वेपर प्रेशर आपका 100 जो आएगा वो होगा आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, मतलब वो RLVP। और ये है फॉर्मूला दोनों का, प्लीज़ नोट किए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब कोई सब्सटेंस कोई एक लिक्विड पे आप एक सब्सटेंस को मिक्स कीजिएगा तो उसमें नॉट एवरी टाइम उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर का आपको पता ही है कि बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, बट अगर आप उसमें सॉल्ट डाल दोगे तो उसमें एक जो वाटर बॉयल होना शुरू होगा 100 या 100 तो वैसे कुछ डिग्री में, तो वो होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और डेल्टा टी भी वही है, जैसे 100 से जाके 100 में बॉयल होता था, लेकिन 101 में बॉयल हो रहा है, तो जो 1 डिग्री का ये है तो वो डेल्टा टी वी से निकलेगा। ओके, और की पॉइंट यहाँ पे जो एम है, इस एम का मतलब है मोलालिटी। ओके, सेम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है एक सब्सटेंस है जो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, मान लीजिए वाटर। अगर आप उसमें कोई सॉल्यूट डाल दो, फॉर एग्जांपल सॉल्ट वापस आपने डाल दिया, तो वो जो वाटर है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा, जैसे वो अब -2 डिग्री पे सॉलिड होने लगेगा अप्रॉक्स। ओके, तो उसका फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू कैप इंटू एम। कैप है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और कैप हमेशा आपको गिवन रहेगा। ओके, कैप गिवन रहेगा, आप कैप कैलकुलेट कर सकते हो, बट देन अदर पैरामीटर्स आपको गिवन रहेंगे। और इसका एक एग्जांपल, पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ़ जम जाती है रोड्स पे, तब उस बर्फ़ पे नमक छिड़क दिया जाता है। उस नमक के कारण क्या होता है, जो वो मेल्ट हो जाती है। क्यों मेल्ट हो जाती है? क्योंकि उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, मतलब उन्हें और कम टेम्परेचर चाहिए होता है जो उन्हें नहीं मिलता है, और वो मेल्ट हो जाता है। और लास्ट एंड द लीस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CRT। सी इसमें है कंसंट्रेशन, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जब कोई लिक्विड एक सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन से हाई प्रेशर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। बट और ऑस्मोटिक प्रेशर है जो एक्स्ट्रा हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन के साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो एक्सेप्शन क्या है, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास डेल्टा TB है, तो इसका फॉर्मूला तो हमने कहा TB इंटू एम, तो TB इंटू एम।
तो इसमें आप मोलर मास कैसे लेंगे? एम का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास मोलर की ना, नंबर ऑफ मोल्स विथ, मैंने रिटर्न है ये ऑलरेडी, आई सॉरी रिटर्न नहीं है, एक मिनट। ओके ओके, तो ये देखिए डेल्टा टी वी इक्वल्स टू टी वी इंटू एम। मोलर मास कैसे निकालिएगा? एम, यहाँ पे जो एम है, एम का मतलब होता है मास ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ द सॉल्वेंट, ओके, इनके ही। और फिर एन होता है हमारा जो एन इज मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास तो हम ऑलरेडी पता ही होगा, तो मोलर मास, और इसको हम जब फॉर्मूला में पुट करेंगे हमारे पास मोलर मास आएगी। बट जब साइंटिस्ट ने मोलर मास निकालने की कोशिश की तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में एक प्रॉब्लम आ गई कि जो ऑब्जर्व था, मतलब जो आना चाहिए था, उससे अलग आंसर आ रहा था। ऐसा क्यों? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमने पहले ही पढ़ा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से वो डिसाइड होते हैं। तो जब हम NaCl, होता क्या था, NaCl को अगर हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता था, डिसोसिएट हो जाता था, वन मॉलिक्यूल Cl देते हैं, तो फिर हमारा पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाता था, क्वालिटेटिव इंक्रीज हो जाता था, तो कैलकुलेट वो गलत आ जाता था, नीचे कम हो जाता था। सिमिलरली एसोसिएशन भी होता है, एसोसिएशन होता है फिर। तो इसको सॉल्व कैसे किया? इसको सॉल्व करने का सिंपल एक जो फॉर्मूला है वो है पेंटो फैक्टर्स, ओके। डिसोसिएशन, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास, abnormal मोलर मास, और अब्जॉर्ब्ड सॉल्वेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी। डिसोसिएशन के लिए हमेशा आई 1 से ज़्यादा होगा, एसोसिएशन के लिए आई हमेशा 1 से कम होगा, और जो नॉन आयोनिक सब्सटेंस है जो ना डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं, उनके लिए आई इक्वल्स टू 1 होगा। सिंपल, मल्टीप्लाई ऑल द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बाय आई, यू विल ऑलवेज बी करेक्ट। मतलब अगर आपका डिसोसिएशन आ रहा है, डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ भी है, तो डायरेक्ट आई से मल्टीप्लाई, आई से मल्टीप्लाई, आई से मल्टीप्लाई एंड आई से मल्टीप्लाई। थैंक यू फ्रेंड्स, यही था हमारा रिवीजन वीडियो। आई थिंक वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, बट हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में हर चीज़ को पढ़ा है। Please, if you like the video, please like and comment if you want the notes. I will give you the Telegram link. You can get it from there.